हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 4 डेट इज फेल्योर एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हम इसका पहले पीडीएफ दे चुके थे, लेकिन कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर एक बार कम से कम आप इस पर रिपीट खुद से वीडियो बनाए, इससे आसान होता है याद करने में। तो चलिए उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आज मेनली किस पे हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 4 पे बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो क्वेश्चंस क्या हो, अब यहाँ एक बात आगे समझ लो आगे कि आपका यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट नंबर अगर हम 4 का अगर बात करें तो यूनिट नंबर 4 में मेनली क्या हो कि 3 पार्ट है। समझ लेना बात को। यूनिट नंबर 4 जो है उसमें कितना पार्ट है बाबू, 3 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो क्या, फ्रैक्चर के बारे में। किसके बारे में बाबू, फ्रैक्चर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, फ्रैक्चर के बारे में। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है क्या कि सबसे पहले फ्रैक्चर क्या होता है। उसका फ्रैक्चर 2 तरीके का पढ़ाए थे बाबू। एक क्या था, डक्टाइल फ्रैक्चर। एक क्या था, डक्टाइल फ्रैक्चर। और दूसरा क्या था वो, ब्रिटल फ्रैक्चर। क्या था वो दूसरा, सेकंड क्या था वो, ब्रिटल फ्रैक्चर। सेकंड क्या था बाबू कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या, फटिग फेल्योर क्या होता है, क्या होता है बाबू। इसके बाद अगर मेजर टॉपिक की बात करें फर्स्ट पार्ट में तो क्या होता है, फटिग फेल्योर क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर था जो कि फटिग फेल्योर को प्रमोट करता है, इसको बढ़िया से याद करके जाना है। तीसरा जो है वो क्या, क्रीप फेल्योर क्या होता है, क्रीप फेल्योर क्या बाबू, क्रीप फेल्योर क्या होता है, इसको क्या करना बढ़िया से पढ़ के जा रहा है। इतना पार्ट आपको क्या करना, फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करना है। उसके यूनिट नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है डेट इज क्या वो, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। टेस्टिंग ऑफ 2 तरीके का होता है, एक डिस्ट्रक्टिव और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर बहुत सारा पढ़ना है। एक पढ़ना टेंसाइल टेस्टिंग, टॉर्सन टेस्टिंग, कंप्रेशन टेस्टिंग, बेंड टेस्ट, क्रीप टेस्ट, फटिग टेस्ट पढ़ना है और एक हार्डनेस टेस्ट पढ़ना है। हम बोले थे कि हार्डनेस टेस्ट को क्या करना, अच्छे से कंप्लीट करना है। इससे क्या कि हार्डनेस टेस्ट क्वेश्चन आना चाहिए। बाकी और भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हो बाबू, लेकिन हार्डनेस टेस्ट को कम से कम जरूर पढ़ के जाना। उसका जो लास्ट पार्ट यूनिट नंबर 4 में वो क्या, एनडीटी डेट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। क्या बाबू, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में बहुत सारा पार्ट है। तो हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि सभी बच्चा एनडीटी वाला जो लेक्चर्स है उसको सबसे पहले क्या करिए, कंप्लीट करिए। उसमें जितना पढ़ा है उसको क्या करो, बढ़िया से कॉपी नोट्स को बढ़िया से याद करें। उसके बाद क्या करिए, डक्टाइल फ्रैक्चर बीटा में क्या डिफरेंस है, फटिग फेल्योर, क्रीप फेल्योर क्या होता है, इतना पढ़ लीजिए। फिर हार्डनेस टेस्ट पढ़ लीजिए। तो आपको ऑलमोस्ट अगर इतना पढ़ लेते हो तो यूनिट नंबर 4 में जो सब्जेक्टिव जो कन्वेंशनल क्वेश्चन उसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कलेक्ट किए हैं, उसमें आपको क्या करना है, उसको याद कर जाइए। इसी तरीके के क्वेश्चन आएगा। लेकिन वही बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का अगर बनाना है तो उसका अगर आपको उस पर पकड़ अगर अच्छा होगा तभी बनेगा। होगा ऐसा नहीं कि हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं क्या वही डायरेक्ट आएगा, नहीं कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है, जो लिखवाया गया कॉपी नोट्स में अगर वो याद है बढ़िया से, हर पॉइंट एकदम बेफिक्र रहो, आपका सभी क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे एग्जाम में बाबू। बात समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डाई पेनिट्रेट मेथड इज यूजुअली टू लोकेट। मतलब क्या बाबू कि हम पढ़े थे कि एनडीटी में लिक्विड डाई पेन टेस्ट बात किया। तो लिक्विड डाई पेन टेस्ट क्या होता है, कहाँ पे डिफेक्ट करेक्ट पता करता है, सरफेस के ऊपर। कोई वर्कपीस है उसके सरफेस पे, अगर उसके सरफेस पे ऊपर कोई छोटा सा स्मॉल क्रैक है, कैविटी है, तो उसको पता करना हम लोग पता करते हैं। तो एक तरीके से क्या वो सरफेस डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है बाबू, सरफेस डिफेक्ट है। सेकंड क्या है, व्हाट इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ रेडियोग्राफी। हम पढ़ाते हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग पढ़ाए थे, जिसमें कि अल्फा रेज और किसका बात करते हैं, गामा रेज का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, अल्फा रेज, और सेकंड क्या करते हैं, गामा रेज, दोनों को उपयोग करते हैं। तो अल्फा रेज या गामा रेज कहाँ से हमें मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 को क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट कराते हैं। इसको बम्बार्डमेंट कराने से क्या होता है कि आपको मिलता है अल्फा रेज या गामा रेज मिलता है। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। आप इसको बढ़िया से दोनों को, लिक्विड डाई पेन टेस्ट, रेडियोग्राफिक, इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, विच मटेरियल कांट बी टेस्टेड बाय एमपीआई। एमपीआई का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक वाला बात किए थे बाबू, मैग्नेटिक पार्ट की इंस्पेक्शन बात किए थे। तो इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक पार्ट की इंस्पेक्शन से कौन सा मटेरियल नहीं कर सकते। तो बताए थे कि मैग्नेटिक पार्ट की इंस्पेक्शन से उसी मटेरियल को जो फेरोमैग्नेटिक नेचर, कैसा नेचर हो, फेरोमैग्नेटिक नेचर हो। तो इस गिवन ऑप्शन में आप देखिए तो क्या है बाबू कि आपका कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक है, आयरन भी फेरोमैग्नेटिक है, निकल भी फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन मैग्नीशियम क्या वो फेरोमैग्नेटिक नहीं है। इसका मतलब इस गिवन ऑप्शन में से आप मैग्नीशियम को आप कभी भी एमपीआई से टेस्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है वो, विच ऑर्डर इज राइट फॉर लिक्विड पेंटेड टेस्ट।
अब देखिए लिक्विड टाइप पेंट टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, समझ इससे बहुत सारे क्वेश्चन। तो जो लिक्विड टाइप पेंट उससे सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो पहला स्टेप क्या हो कि सरफेस जहाँ पे क्रैक है सरफेस पे उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मतलब बड़े साफ सुथरा करते हो। उसको जब पेंट्रेट होता है लिक्विड उसको उस पर अप्लाई करते हैं। उस पर क्या आता है कि जैसी स्मॉल कैविटी होता है कैपिलरी एक्शन के कारण का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद मतलब उस पर एक डेवलपर डालते हैं जिससे पता चलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आप इस लेक्चर को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्या है, इन विच टाइप ऑफ टेस्ट कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन किस में यूज होता है, तो बता दें कि जो लिक्विड पेंट बहुत ही स्मॉल कैविटी होता है, अगर कोई स्मॉल कैविटी में क्या लिक्विड अगर राइज का तो यही तो कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, डाई पेंटेड टेस्ट, डेट ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। विच एमंग ऑफ द इज नॉट ए टाइप एनडीटी, ये भी इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे दे देगा आपको टेक्निक, टेस्टिंग टेक्निक बोला कि इसमें कौन सा एनडीटी नहीं है कौन सा एनडीटी है। तो इसमें समझ में विजुअल टेस्टिंग एनडीटी है, अल्ट्रासोनिक एनडीटी है, ईडी करंट एनडीटी है, केवल कंप्रेशन टेस्ट क्या है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन हो जाए, ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ड्यूरिंग रेडियोग्राफिक टेस्ट विच रीजन एब्जॉर्ब्स लेस रेडिएशन एंड ट्रांसमिट्स मोर। हम पढ़ाए थे इस केस में कि जो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग होता है तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए वर्कपीस है, ये क्या वो वर्कपीस है। अब ये वर्कपीस यहाँ से हम क्या कहते हैं, रेडियो रेज अल्फा रेज गामा पास करा रहे हैं। तो जहाँ पे अगर कोई वैकेंट जगह होगा तो वहाँ पे आसानी से क्या कर जाएगा बाबू कि ये रेज क्या कर पास कर जाएगा, और जहाँ पे पूरी तरह से भरा हुआ मटेरियल होगा तो वहाँ पे आसानी से पास नहीं करेगा। मतलब जहाँ पे पूरी तरह से भरा हुआ है हाईली डेंस मटेरियल तो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये रेज अल्फा रेज या गामा एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब बाहर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वह रीजन जहाँ पे डेंसिटी घनत्व कम है तो वहाँ से आसानी से क्या कर जाएगा बाबू, ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब कम होगा। तो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब लेस और ट्रांसमिट मोर, मतलब ऑप्शन नंबर सी डेट इज लो डेंसिटी रीजन। जहाँ पे खाली होगा वहाँ से आसानी से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। डायमेंशन कोई भी ऑब्जेक्ट उसका अगर डिटरमाइन करना तो उसको कौन सा टेस्ट होता है बाबू, तो बहुत सारे ईडी करंट टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन टेस्ट टू डिटरमाइन। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किस लिए हम यूज करते हैं बाबू, तो मेनली क्या होता है, जो क्रैक जो सरफेस के नीचे होता है उसको पता करने के लिए हम लोग बात करते हैं, तो क्रैक बिलो द सरफेस। नेक्स्ट क्या हो, एनडीटी टेस्टिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एनडीटी क्यों करते हैं, तो क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए, मतलब क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। बस ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एनडीटी इज सुटेबल टू चेक इंटरनल डिफेक्ट बेल्ट्स इन हाई प्रेशर बल्ब। बॉयलर क्या होता है, स्टीम हम लोग इसमें बनाते हैं बाबू, तो मतलब क्या है कि यहाँ स्टीम जनरेशन डिवाइस है, इसका मतलब हाई प्रेशर है तो उसके अंदर डिफेक्ट किससे पता कर सकते हैं, तो आप उसमें कोई क्या कर सकते हैं, स्मॉल होल या ये सब नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि आप एक रेडियोग्राफिक टेस्टिंग जिससे आप पता कर सकते हो कहाँ पे क्रैक है नहीं है। इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन हो जाएगा, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन टॉर्सन टेस्ट। टॉर्सन टेस्ट क्या होता है बाबू कि हम किसी भी मटेरियल के क्या करते हैं कि रिजिडिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि अंडर द टॉर्क, अगर टॉर्क का ट्विस्टिंग मोमेंट कितना पूरे होगा तो उसको चेक करने के लिए इसको डिवाइस क्या कहते हैं, ट्रोप्टोमीटर कहते हैं। क्या कहते हो, ट्रोप्टोमीटर कहते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये टैकोमीटर क्या करता है, स्पीड को मेजर करता है। स्लिप गेज क्या करता है, सरफेस को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वो ट्रोप्टोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समझिए बात को क्या कि हम पढ़ाया जाएगा कि डक्टाइल फ्रैक्चर ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या डिफरेंस है। देखिए ये डक्टाइल फ्रैक्चर ब्रिटल फ्रैक्चर डिफरेंस इसलिए याद करें कि एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डक्टाइल फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जैसे स्ट्रेस सस्टेन कर पढ़ाए थे बहुत अच्छे से, फ्रैक्चर कहाँ पे होता है, यहाँ पे जाके, लेकिन इलास्टिक पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये सब रीजन का प्लास्टिक रीजन जानने के बाद क्या होता है, वो क्या आपका फ्रैक्चर होता है। तो डक्टाइल फ्रैक्चर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अच्छा खासा होता है बिफोर द फ्रैक्चर। लेकिन ब्रिटल फ्रैक्चर देखिए इलास्टिक पॉइंट के बाद जस्ट क्या कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है वो। इसमें क्या है कि आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। डक्टाइल फ्रैक्चर नॉर्मली अकर्स एवं यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, मतलब यहाँ पर यील्ड पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्या हो कि बिलो यील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, हाई सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब फ्रैक्चर को सरफेस नहीं ज़्यादा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होना पड़ा है बिफोर फ्रैक्चर, इसमें क्या कम है। तो ये सब आपको डिफरेंस लिखवाए थे कॉपी में, इसको क्या करना याद है जिससे क्या वो क्वेश्चन बन जाए। अब इसमें सबसे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन है बाबू, तो ये वाला 6 नंबर क्या है बाबू, जरा समझिए बात को। 6 नंबर
जो टूटेगा मतलब क्या होगा कि जो फ्रैक्चर होगा तो कैसा शेप दिखेगा, तो कप एंड कोन फ्रैक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि डक्टाइल फ्रैक्चर किस तरह का फ्रैक्चर होता है, कप एंड कोन फ्रैक्चर। लेकिन यहाँ पे ब्रिटन में क्या होता है, क्लीवेज फ्रैक्चर। क्या होता है, क्लीवेज फ्रैक्चर होता है। ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो डक्टाइल जनरली जो एफसीसी मेटल होता है, हम पढ़े थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एफसीसी, बीसीसी, एससीपी का बात कहते हैं। तो जो एफसीसी होता है वो डक्टाइल फ्रैक्चर होता है, और बीसीसी और एससीपी जो होता है क्या होता है, ब्रिटल फ्रैक्चर। तो हम बोल सकते हैं कि छठा 7वां पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाव, इसको याद रखना। तो बोले ना कि आप नोट्स पर अगर आपका पकड़ अच्छा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्वाभाविक बनेगा, आपसे बन जाएगा। समझ में आ रहा भाव। अब बाकी हम बोले थे क्या कि याद इसलिए कि 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी डिफरेंस आ सकता है, तो वहाँ भी आपको लिखना है। दूसरा जिसमें डिफरेंस पढ़ना, जैसे देखिए इसी बात हम कहते भाव कि ये डक्टाइल मटेरियल का फ्रैक्चर, तो देखिए कैसा कप एंड कोन बन फ्रैक्चर, और यहाँ पे क्या ब्रिटल मतलब क्या आसानी से इसको अगर इस पे रखें तो एक तरीके से जुट जाएगा भाव, लेकिन इस पे अगर इस पे रखें तो जुटेगा नहीं। ये कौन सा फ्रैक्चर, क्लीवेज फ्रैक्चर मतलब ब्रिटल फ्रैक्चर, और ये क्या डक्टाइल फ्रैक्चर। तो देखिए ये क्या आसानी से टूटे, यहाँ पे क्या इसका शेप चेंज हो रहा है उसके बाद टूट रहा है भाव। तो कप एंड कोन, और इसमें क्या क्लीवेज फ्रैक्चर होता है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें सेकंड डिफरेंस क्या है कि हार्डनेस टेस्ट में 2 पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे क्या कि ब्रिनल हार्डनेस, और एक पढ़ाए थे रॉकवेल हार्डनेस। तो ब्रिनल और रॉकवेल में डिफरेंस लिखा है, इसमें ये डिफरेंस याद रखिएगा कि बहुत जरूरी है बाबू। तो देखिए कि ब्रिनल में कितना इंडेंटेटर यूज करते हैं, एक, वो कैसा होता है, स्टील बॉल होता है। इसमें क्या होता है, 2 स्टील बॉल, और क्या होता है डायमंड कोन, दोनों होता है बाबू, किसमें, रॉकवेल में। उसका जो ड्यूरेशन ऑफ इंडेंट, जितना देर के इंडेंटेटर से हम इंडेंट प्रोड्यूस करें कितना, 30 से 60 सेकंड। इसमें क्या होता है 10 से 15 सेकंड। इस डिफरेंस को याद रखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहता है। इसमें जो इंडेंटेटर का साइज 10 mm से कम होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इसमें क्या 4 mm से कम होता है। इसमें इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितना, 3000 kgf, किसके लिए, फेरस के लिए, नॉन फेरस के लिए 500 kgf। इसमें क्या 100 से 200 kgf ही होता है। तो ये सब पॉइंट जो इसमें क्या पहला तीसरा ये सब जो है ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें पूरा पॉइंट आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पकड़ना है। तो इस तरीके से पढ़ाई किया जाता है। तो आप नोट्स पे विश्वास रखिए, बिलीफ रखिए, आपको नोट्स बढ़िया से क्या करना होगा, तैयार करना होगा। अब देखिए जितना बात बोले उतने से कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडेंटर इज इम्प्लॉयड ब्रिनल हार्डनेस, कैसा होता है, तो बताए थे क्या कि स्टील बॉल होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। डिफरेंसेस आप समझ में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी नॉट द पार्ट ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग ऑफ और कास्टिंग। तो इसमें क्या हम बोलेंगे क्या हार्डनेस को 3 टर्म में मिलेगा, स्क्रैच, इंडेंटेशन और रिबॉन्ड में। तो टेस्ट भी वो सब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी केवल क्या है, ये हार्डनेस टेस्ट नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको बोलेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखना है। The maximum stress at which even a billion reversal of a stress cannot cause fatigue failure। fatigue failure मतलब ऐसा जिसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनफाइनाइट है तो भी फेल्योर नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। अब ऑलरेडी पढ़ा चुके इंडोरेंस लिमिट क्या होता है, ये बढ़िया से पढ़कर जाइएगा इंडोरेंस लिमिट। नेक्स्ट है इंटेंशन टेस्ट, फ्रैक्चर टेक्स प्लेस अलोंग ए क्रिस्टल प्लेन ऑन विच इज, तो कौन सा प्लेन कहलाता है, वो क्लीवेज प्लेन कहलाता है। कौन सा प्लेन, क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन इसका बोलने का मतलब क्या है कि इस तरीके से कोई मटेरियल है, इस तरीके क्या वो मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या कि कोई लोड लग रहा है, यहाँ पे टेंसाइल लोड सिग्मा, इधर क्या लगा सिग्मा लगा रहे हैं, तो मटेरियल जो फेल करेगा इस प्लेन के अलोंग करेगा, तो इसको क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन बोलते हैं। तो क्लीवेज प्लेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या होता है, फॉलोइंग टेस्ट इज ऑल्सो माइक्रो हार्डनेस टेस्ट। हम बताते हैं हार्ड बहुत सारे, तो उसमें माइक्रो हार्ड कौन है बाबू, नूप हार्डनेस टेस्ट को क्या कहते हैं, माइक्रो हार्डनेस टेस्ट भी कहा जाता है। व्हाट इज द स्लॉट एंगल ऑफ आयोड इम्पैक्ट टेस्ट। आयोड इम्पैक्ट कितना स्लॉट एंगल बाबू, इसमें बोल सकते हैं कि जाके आपके लिए क्या 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री याद भी करवाए थे। नेक्स्ट आप देखिए ब्रिटल फ्रैक्चर में जब पढ़ाए थे तो इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग द हार्डनेस ऑफ मटेरियल मेजर्ड बाय, हार्डनेस किस टर्म में, तो डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन, किसका हो, डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन। लेकिन अगर इसका अगर बात करें बाबू किसका, ब्रिनल में, तो वहाँ पे कहते हैं एरिया ऑफ इंडेंटेशन, तो सरफेस से निकालते हैं, इंडेंटेशन से, यहाँ क्या डेप्थ के अनुसार निकालते हैं। फटिक कर्व पॉपुलरली नोन है, फटिक कर्व जो बनाते हैं वो क्या होता है, एसन कर्व होता है, स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कर्व ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बाबू। नेक्स्ट इन व्हाट टर्म्स फटिक लाइफ इज मेजर, फटिक किस में मेजर करते हैं, तो हम बात करें नंबर ऑफ साइकिल ऑफ फेलियर के टर्म, बोलते हैं 10 to the power 6। तो ये जो 10 के पावर 6 है उसको भी याद रखिएगा कि 10 to the power 6 क्या है, रेवोल्यूशन है। यहाँ तक अगर कोई मटेरियल कंप्लीट करता है बिफोर फेलियर तो मानेंगे क्या कि इसका इंडोरेंस लिमिट यही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ फेलियर। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन फटिक टेस्टिंग मशीन इज, मतलब 2 तरह टेस्ट हो रहा है। एक फटिक टेस्ट पे, फटिक टेस्ट में 2 तरह के लोग होते हैं। फटिक का रिवर्सल होता है, तो मैग्नीट्यूड के एक
कंप्रेसिव और एक क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेस होता है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो बोल लेते क्या, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल। मतलब क्या कि टेंसाइल में जितना होगा वही कंप्रेसिव, लेकिन आपको साइन क्या होगा, अपोजिट, एक कंप्रेसिव होगा और एक क्या होगा, टेंसाइल होगा, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू, सेम, तो इक्वल टू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। यही सब क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना है बाबू। तब ये जितना बात की यूनिट नंबर 4 में, इतना आप क्या क्या पढ़ ले। थोड़ा सा अगर समय मिले आप लोगों को तो क्या करिए कि थोड़ा सा बेंड टेस्ट ये सब थोड़ा सा उसका डायग्राम देख लेना गूगल से, कि ये सब आसान, बहुत आसान है। आप बेंड टेस्ट बहुत कोई टफ नहीं है, आप डायग्राम गूगल से देख के थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस कर लीजिए। बेंड टेस्ट का टेंशन टेस्ट उस किस मशीन पे करते हैं, उसका नाम कहते हैं यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये सब बात आपको याद रखना है। फटीग टेस्ट का डायग्राम थोड़ा सा देख लेना, अगर एग्जाम में अगर आता है तो आपको क्या बनाने में आसान होगा। बाकी जितना पढ़ा है आप उतना करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। समझ में आ रहा है? तो जो बात बोले उसको कंप्लीट करिए। बाकी जो यूनिट नंबर 5 का है कोरोजन, बहुत आसान है बाबू, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। जो पढ़ा है उसको पढ़ सकते हो। बाकी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे चुके हैं तो उसको टिक किया हुआ है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सरफेस इंजीनियरिंग में वही करना है बाबू जो हम बोले थे क्या, कि सरफेस में जो नोट्स बनाए नोट्स को पूरा याद करें, जितना पढ़ा है सरफेस में उतना नोट्स को पूरा याद करें। ऑब्जेक्टिव जैसे कि पीवीडी और सीवीडी में डिफरेंस पढ़ाए थे, तो पीवीडी और सीवीडी में जो डिफरेंस पढ़ाए उसको हर पॉइंट को याद रखें, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मेरा क्या होगा बाबू, कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन क्या होता है, ये सब बढ़िया से आपको क्या करना है बाबू, पढ़ के जाना है। इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए इतना करिए, बाकी अपने पे बिलीफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। फिर से आप लास्टली हम बोल रहे हैं कि बेस्ट ऑफ लक। आप बढ़िया से पढ़ाई करो, क्वेश्चंस बढ़िया से लगाओ। बाकी आप अपना जब एग्जाम हो जाए तो आप क्वेश्चंस भेजिएगा, हम उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन भेज देंगे बाबू। समझ में आ रहा है? सो चलिए वंस अगेन फिर से बोले बेस्ट ऑफ लक।